आज आप सभी किसान मित्रों को एक बार सादर अभिवादन। और मैं धन्यवाद करूंगा बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के संयोजक आदरणीय श्रीमान प्रवीण जी को, जिन्होंने आज मुझे अपनी बात किसानों से संबंधित आत्मनिर्भर किसान कैसे बने इस विषय पर बात रखने का मुझे मौका दिया। सर्वप्रथम जो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि इस देश का किसान आदिकाल से किसी न किसी रूप में वो आत्मनिर्भर था। किन्हीं कारणों से विगत कुछ वर्षों में जो एक आत्मनिर्भर किसान था वो कहीं न कहीं पीछे होता चला गया। जैसे हमारे पुराने ज़माने में लोग कहावत कहते थे कि उत्तम खेती मध्यम मान, वो सबसे सर्वप्रथम खेती को ही अच्छा बताते थे। कालखंड के हिसाब से परिस्थितियां बदली, कुछ सरकार की आज़ादी के बाद सरकार की कुछ नीति और नीयत में कहीं न कहीं त्रुटियां रह गई, और कुछ अचानक जनसंख्या का एक जो असंतुलन हुआ, वृद्धि हुई, वो भी कहीं न कहीं इसका कारण है किसानों के पीछे जाने का। मैं इसलिए कहता हूँ कि किसान आत्मनिर्भर सदैव था, क्योंकि यह देश ही ऋषि और कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में ऋषियों की परंपरा और कृषि को बहुत ही महत्व दिया जाता था। और अब भी यदि कुछ लोगों को छोड़ दे तो अब भी बहुत ऐसे लोग हैं जो ये सब अपनी सनातन संस्कृति को छोड़े नहीं मानते। क्योंकि विषय आज ऐसा है कि हमें सिर्फ बात करनी है कि हमारा किसान आत्मनिर्भर कैसे हो। तो जो भी मैं बताने जा रहा हूँ उसको मैं थोड़ा पीछे से लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा अपना लक्ष्य, मैं कई बार जहाँ भी मैंने अपनी बात रखी लोगों के बीच में कि किसान आत्मनिर्भर कैसे बने, तो जैसे कहते हैं संघे शक्ति सर्वदा। यदि आप संगठित रहेंगे तो सदैव आप शक्तिशाली रहेंगे, और यदि आप विखंडित रहेंगे, बिखरे हुए रहेंगे, तो आप शक्तिशाली नहीं रहेंगे। और ये सब जगह लागू होता है फार्मूला है, एक केवल ये नहीं किसानों पर लागू नहीं होता है। इसका एक और छोटा सा उदाहरण दे सकता हूँ, बताता हूँ कि आदिकाल से जब हमारे गांव की संरचना हुई, जब गांव बनने लगे, तो गांव की एक परंपरा होती थी, शायद अभी बहुत लोगों को मालूम होगा, अब तो वो परंपरा समाप्त हो चुकी है, कि गांव में बहुत से ऐसे लोग होते थे जो खेती नहीं करते थे। और जब खेती नहीं करते थे तो क्या वो भूखे रहते थे? भूखे भी नहीं रहते थे। खेती भी नहीं करते, भूखे भी नहीं रहते थे, संगठित रहते थे। उसमें से जो भी किसान के घर में पैदा होता था उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा उनका भी होता था। वो भले हल जोतने नहीं जाते थे, किसान का काम करने नहीं जाते थे, लेकिन किसान की किसी न किसी रूप से मदद करते थे। वो चाहे कारपेंटर बढ़ई के रूप में रहते हों, चाहे अन्य रूपों में रहते हों, वो सब एक सामूहिक रूप से काम करते थे, और सामूहिक रूप से जो किसान खेती में जो पैदा होता था उसको सब मिल बांट कर खाते थे। मेरे कहने का आशय यही है कि आज यदि किसान को आत्मनिर्भर बनना है, हमें अपने को मजबूत करना है, तो सबसे पहले हमें समूह में रहना होगा। समूह, अब समूह, चूँकि ये भी एक बहुत कठिन काम है इस समय, इस अर्थयुग में, तो समूह के भी कई तरीके होते हैं। हम समूह में रहें या संगठित रहें, यदि मान लीजिए अक्सर करके देखा गया है कि एक गांव में कई ग्रुप होते हैं, कई गुट होते हैं,
तो फिर भी एक यही समस्या आ जाएगी कि भाई हमारी इनसे पटती नहीं, हमारी इनसे बनती नहीं, हम इनके साथ समूह बना कर इनके साथ साझेद से व्यापार कैसे कर सकते हैं। मैं समूह बनाने के लिए इसलिए जोर देता हूँ इस समय कि हर व्यक्ति, हमारे गांव में मान लीजिए 500 बीघे ज़मीन है और 100 काश्तकार हैं, तो हर व्यक्ति के पास सिर्फ 5 बीघे ज़मीन है और यदि उसको 10 लोगों में बांट दिया जाए तो हम 50 बीघे काश्तकार का प्रत्येक व्यक्ति मालिक है। मैं ये भी नहीं कहता कि वो सामूहिक रूप से खेती करें, उसका एक दूसरा रूप भी है। मान लीजिए किसी ने कहा कि भाई हमारे यहाँ खेती हमारे पास कम है, हम अगर सब्जी बोते भी हैं तो 10 किलो 15 किलो टमाटर हम कहाँ लेके जाएंगे। तो यदि हम 20 लोगों का समूह बना करके यदि 20 लोग टमाटर की खेती करने लगे तो 15 किलो एक किसान यदि पैदा करता है तो कितना हुआ, 3 कुंटल। अब हमें 20 लोगों को बेचने भी नहीं जाना, हम क्यों ना एक व्यक्ति, भाई आज एक व्यक्ति चला गया, कल दूसरा किसान चला गया, तीसरा किसान, इस तरह से हम एक संगठित और समूह बना करके, मेरा जो बताने का आशा है, जो कहने का आशा है कि ये है कि समूह से हमें ये लाभ होने वाला है। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, बता चुका हूँ कि आज़ादी के बाद जो खेती की, हमारी जो कृषि की दुर्दशा हुई, उसके 2-3 कारण थे। एक तो हमारे संसाधन पहले भी नहीं थे, बाद में संसाधनों पे भी जोर नहीं दिया गया। जैसे पानी की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था होती रही, वो लोग करते रहे, ट्यूबवेल लगाते रहे, कुछ नहरें भी बनती रही और लोग तालाबों से, झीलों से, इस सहारे से, इस तरह से खेती अपने करते रहे। लेकिन हमारी कठिनाई क्या हुई कि जो किसान को चाहिए, समय से पानी चाहिए, समय से खाद चाहिए, समय से बिजली चाहिए, समय से नहर आनी चाहिए, समय से सब कुछ समय से चाहिए, और लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि समय से उसको बाज़ार भी चाहिए। पता चला कि मैं धन्यवाद करूंगा, प्रणाम करूंगा अपने पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल जी का, जिनकी सोच ये बनी, जो हाईवे ही नहीं बनाया। लोग कहते हैं कि अटल जी ने हाईवे बनाया, हम तो कहते हैं अटल जी ने हाईवे के साथ साथ गांव को जोड़ने के लिए किसानों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने गांव के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना जो दी और जो एक सड़कों का जाल बिछाने का प्रयास किया, उससे भी कहीं ना कहीं हम किसानों के लिए राहत की बात रही। कि पता चला कि हमारे गांव में यदि कोई साधन, आपके गांव में, हमारे गांव में, किसी के भी गांव में कोई गाड़ी जाने का साधन नहीं है। अब व्यापारी कहता है कि 1000 रुपये का गेहूँ, वो कहता नहीं हम तो 600 का लेंगे। क्यों? क्योंकि उससे हमें ले जाने में दिक्कत होगी, कठिनाई होगी, तमाम नखरे दिखाएगा, जाएगा नहीं। तो हमें पानी भी मिला, बिजली भी मिली, खाद भी मिली, लेकिन हमारे लिए बाजार नहीं मिला। तो हमारा सारा का सारा जो पैसा हमारे पास आना चाहिए था वो नहीं आया। हमारी सारी की सारी मेहनत बेकार चली गई। ओके, हमें अब चूंकि आत्मनिर्भर बनने के लिए, मान लीजिए अब कोई बड़ा काश्तकार है नहीं इस समय, बहुत छोटे छोटे काश्तकार बचे हुए हैं। तो हमने कहा ना कि संगठित तरीके से समूह बना करके हम एक ही फसल 4 लोग यदि पैदा करेंगे तो उसको एक व्यक्ति ले जा करके अपना बेच देगा और सभी लोग एक दूसरे का, ये यदि मान लीजिए वो एक दिन का प्रॉफिट वो रख लेगा, दूसरे दिन का दूसरे किसान के पास, तब भी वो हमारे पास ही, अपने पास भी है, किसी गैर के पास नहीं जा रहा, हमें सही उचित दाम मिल रहा अपनी फसल का। इसके अलावा हम क्या भी, चूँकि मैं महोबा एक दिन बैठा हुआ था तो जानकारी हुई कि वहाँ कुछ सरकार की योजनाओं में कुछ ये पशुपालन के लिए, भैंसों के लिए कुछ अनुदान आया था। तो हमारे कुछ किसान नहीं हैं, वो किसानों के दुश्मन हैं, मैं तो उनको किसानों का दुश्मन कहता हूँ। और वहाँ हमारे कोई एक कृषि अधिकारी हैं, उनकी भी शिकायत आई कि ये फर्जी लोगों को इन्होंने अनुदान दे करके और सब बंदर बाट कर दिया। खैर, ये जांच का विषय है और मैंने उन किसानों को आश्वासन भी दिया है कि यदि उस जिले के जो भी संबंधित अधिकारी ने यदि इतनी बड़ी गलती की है
और किसानों का हक मारने का काम किया है, तो वो बचने नहीं पाएगा। ये तो मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार तक ये बात पहुँचेगी, क्योंकि गांव में भी लोग दब जाते हैं, अधिकारियों से बात नहीं करते हैं, अधिकारियों की मनमानी पर वो बोलते नहीं हैं, इसलिए कि उसका भी एक कारण है, वही समूह। हम संगठित नहीं, हम समूह में नहीं हैं। कभी कभी जब आप लोगों ने देखा होगा कि जब बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, मान लीजिए आपकी बिजली की समस्या है, आपका ट्रांसफार्मर जल गया, आपकी बिजली की समस्या है, और कई दिनों तक आप अधिकारियों के, कर्मचारियों के चक्कर लगाते थे, यद्यपि ये समस्या इस सरकार में 2-3 वर्षों से नहीं है। क्योंकि मैं तो देखता था कई बार कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक कहते रहो, अधिकारियों के जो भी नहीं रेंग रहे, तो अंत में एक ही विकल्प बचता था कि उनके खिलाफ हमें धरना, प्रदर्शन, आंदोलन ही करना पड़ता था, और तभी हम उन अधिकारियों से निपट पाते थे। तो फिर वही विषय आया, हम समूह में रहेंगे, संगठित रहेंगे, तो हम शायद इन अधिकारियों की निरंकुशता पर और इनकी लापरवाही पर भी अंकुश लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, अब जो मुख्य विषय आता है कि क्या हम पशुपालन कर सकते हैं। पशुपालन में मान लीजिए हम, अब पशुपालन का भी विषय वही आ गया, यदि हम 20 लोगों ने मिलकर के 1-1, 2-2 भैंसें रखी, पाली, तो फिर वही विषय है कि हमारा 5 लीटर दूध हम लेके जाएंगे कहाँ। यदि गांव से और शहर तक दूध को लाने में उसकी कीमत 1.5 गुना बढ़ जाती है, सबको पता है। अब अगर हम 15-20 लोग मिल करके एक साथ, तो भाई एक व्यक्ति, कोई किसी को जिम्मेदारी दे दीजिएगा कि आज आप पहुंचा देंगे दूध, कल दूसरा पहुंचा देगा, तीसरे दिन तीसरा पहुंचा देगा। इस तरह से मेरे बताने का मतलब है कि हमें संगठित ही रहना पड़ेगा, क्योंकि एक पुरानी कहावत और भी है कि खेती और संग्राम, इसमें जनी जना का काम, जनी जना का मतलब सब संगठित होकर के सबका काम है, पूरे परिवार का काम है, पूरे सबका काम है। कोई ये नहीं अछूता रह सकता है कि नहीं हमारे लिए तो खेती में कोई काम नहीं है। इसके बाद क्या हम 10, 15, 20 लोग मिल कर के पशुपालन कर सकते हैं अपने अपने लिए, अपने संगठित तरीके से? क्या हम भेड़ पालन कर सकते हैं, बकरी पालन कर सकते हैं? यद्यपि बताने किसानों के लिए थोड़ा से किसानों को लगेगा कि तो, लेकिन मैं कई वर्षों पहले देखता था अपने यहाँ फतेहपुर में भी कुछ लोग ऐसे थे जो सुअर पालन भी करते थे। तो क्या ये भी कर सकते हैं कुछ किसान? क्या हम मुर्गी पालन भी कर सकते हैं? क्या इसके साथ साथ किसानों को आगे आने के लिए अपनी खेती की पद्धति को थोड़ा से बदलना भी पड़ेगा? हम जुलाई में धान लगा देंगे और नवंबर में गेहूं बो देंगे, इसके बाद कोई काम नहीं, हम बैठे रहेंगे। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम अपनी थोड़ी बागवानी की तरफ अपना रुझान बढ़ाएं? हम थोड़ा बागवानी की तरफ भी बढ़ सकते हैं हम लोग यदि बागवानी में, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमें वो पौधे लगाएं जो 10 वर्ष 15 वर्ष बाद में, तब तक बच्चे क्या करेंगे, क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे, बच्चे क्या खाएंगे, ये समस्या नहीं है। लेकिन बागवानी में जैसे आप नींबू लगा सकते हैं, औषधि खेती भी कर सकते हैं। इस समय तो औषधि खेती का भी एक बाज़ार हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा बाज़ार होने वाला है, और हो भी रहा है इस समय। और इस कोरोना संकट काल में तो औषधि खेती कई ये समस्याएं आती हैं कि 5 से 6 बीघे ज़मीन है, 1-2 एकड़, और पता चला बाद में पता चला कि वो एक ट्यूबवेल लगा लिए। उनके पड़ोसी भी 4 बीघे के 1-1.5 एकड़ के काश्तकार हैं, और किसी दिन मुच्छों में ताव देते हुए वो भी लगा लिए। अब पता चला हमें जो एक ट्यूबवेल का बिल देने से हम 3 काश्तकार मिल करके एक साथ सिंचाई कर सकते हैं, तो हम 3 लोग मिल करके दे रहे हैं, तो ये भी तो हमारा नुकसान हो रहा है। इस पे क्या हम अंकुश नहीं लगा सकते? इस पे नहीं समझ सकते? हाँ, मानते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी पड़ोसियों से नहीं पटती है, तो पहले तो प्रयास करें कि हमारे उनसे सबसे अच्छे संबंध रहें, और ये संबंध जिनसे अच्छे उनके साथ मिल करके हम समूह बना करके काम करें।
अब जैसे मैंने पशुपालन के विषय में कहा, अभी समस्या फिर वही आ जाएगी कि भाई सुबह हम दूध लेके पहुंचा देंगे, शाम का क्या करेंगे? तो शाम का दूध क्या हम उसका घी नहीं बना सकते? लेकिन घी बनाने से पहले हमें खुद भी एक बार ईमानदार होना पड़ेगा और हमें एक लोगों के अंदर विश्वास दिलाना पड़ेगा। लोगों को विश्वास हो जाएगा जिस दिन कि नहीं, इस किसान का घी 100% शुद्ध है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, इसमें शरीर के लिए हानिकारक कोई भी तत्व नहीं है, ये 100% इनका घी शुद्ध है। उस दिन जो ये बाज़ार में 500-600 रुपये किलो का केजी का घी बेच रहे हैं, कोई लेने वाला नहीं है। आपका 800, क्योंकि मुझे मालूम है यदि आप घर की भैंस का दूध कोई भी व्यक्ति उससे यदि घी तैयार करेगा तो मुझे लगता है 800 रुपये किलो से कम पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये सब जानते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि जब हमें गांव से लाएंगे वो भी उसी तरह है, तो क्यों ना हम यहाँ जो कई तरह के नामी गिरामी ब्रांड हैं, वो ब्रांडों का नाम नहीं लेना चाहता, 3-4 ब्रांड ऐसे हैं जो मार्केट में छाए हुए हैं, उन्हीं की तरह है, तो लोग आपका घी नहीं खरीदेंगे, वो उन्हीं नामी गिरामी ब्रांडों पे खरीदने का विश्वास करेंगे, उन्हीं पे विश्वास। तो बीच बीच में नेट की वजह से शायद बार बार व्यवधान भी आ जाता है। तो मैं कह रहा था कि यदि हम अपन खुद ब्रांडेड लोगों को विश्वास दिला देंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहली प्राथमिकता है, जो शर्त है कि हमें खुद भी ईमानदारी से लोगों के अंदर ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम पूरी ईमानदारी से आपको 100% शुद्ध दूध दे रहे हैं, घी दे रहे हैं। और विश्वास कीजिए, इस देश के अंदर 40% से अधिक लोग ऐसे हैं जो शुद्धता के मामले में कोई समझौता नहीं करना चाहते, लेकिन उन्हें कुछ मिलता नहीं, कहीं मिलता नहीं, ढूंढ नहीं पाते हैं, उन्हें विश्वास नहीं है। अब चूँकि मैं आत्मनिर्भर बनने की ही बात चल रही है, तो गाँव में यदि रहते हैं काट देने से, तो पता नहीं आज कुछ नेट की समस्या है, इसलिए हमें लग रहा है बात पूरी हो नहीं पा रही है, बार बार कट जा रहा है। तो हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए इतने रास्ते मिल रहे हैं, उन रास्तों पे चलते हुए हमारा किसान आज आत्मनिर्भर हो सकता है। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें, जो हमने देखा इस कोरोना काल में, लगभग 25 लाख से अधिक उत्तर प्रदेश में ऑन पेपर सरकारी आधिकारिक जो जानकारी है उसके हिसाब से 25 लाख कामगार, मजदूर, श्रमिक और अन्य प्रांतों में उत्तर प्रदेश के काम करते थे। जबकि एक मोटा अनुमान है कि लगभग 25 लाख नहीं, लगभग 25 लाख और होंगे, करीब 50 लाख से अधिक जो कामगार श्रमिक हैं जो अन्य प्रांतों में काम करते हैं। तो वो भी चूँकि इस कोरोना संकट में यहीं पे हैं। तो हालांकि सरकार की अनेक ऐसी योजनाएं हैं कि हमें लगता है कि सरकार भी पूरी तरह से कमर कस चुकी है कि नहीं, उसे इस संकट से निपटने के लिए गांव गरीब किसान तक अपनी सहायता पहुंचानी ही है। लेकिन हम सरकार की सहायता के सहारे कब तक बैठेंगे? हम क्या इस समय कोई ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं, चाहे वो दूध के रूप में हो, चाहे वो हम छोटी छोटी मशीनें आती हैं जिससे दोना पत्तल गिलास ये बन सकता है। अब चूँकि मैं ये तो नहीं कहता, गांव में पेड़ नहीं बचे हुए कि पत्तों से, जो पेड़ के पत्तों से बनते थे उनको बना करके आप अपना रोज़गार चलाइए। इसके अलावा जैसे आप ने देखा होगा कि आज किन्हीं कारणों से मुझे लग रहा है कुछ समस्या है नेटवर्क में, यद्यपि इस तरह समस्या ज़्यादा रहती नहीं है। तो प्रयास अपना ये रहेगा कि जो भी हमारे सुझाव हैं, जो भी विचार है, मैं पुनः एक बार आपके बीच इसके बाद भी आना चाहता हूं, लेकिन जो हमारा समय बचा है अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि संयोजक महोदय का आदेश हुआ है कि आधे घंटे तक ही हम लोग बात कर सकेंगे। तो किसानों के लिए सबसे बड़ी जो समस्या इस समय है वो अपने आप को संगठित करने की है। गाँव में तमाम तरह की
समस्याएं होती है, और कि लोग आपस में बोलचाल नहीं रहता, आपस में बात नहीं करते। तो एक तो ये समस्या है। दूसरी समस्या से निपटने के लिए हमें अपने खुद के संबंधों को सुधारना होगा, खुद के अपने व्यवहार को बदलना होगा। इसके अलावा हम एक समूह के रूप में काम करते हुए अपने आप को सशक्त और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ये भी मेरा अपना मानना है और आप लोगों के लिए सुझाव भी है। इसके हम मछली पालन हो या मुर्गी पालन हो या भेड़ पालन हो या बकरी पालन हो, ये अपनी अपनी रुचि के अनुसार सब लोग काम कर सकते हैं। हम खेती में अपने सब्जी भी कर सकते हैं, हम केले की, पपीते की, औषधि और फूलों की सब्जी, ये इस तरह की सारी खेती, फूलों की भी खेती कर सकते हैं। हम सब्जी की खेती, मैंने पहले ही जैसे बताया कि यदि हम फलों की इसकी सब्जी की खेती करते हैं तो हम क्या ये व्यवस्था कर सकते हैं कि 15-20 लोग मिल करके एक एक फसल अलग अलग 2-2 फसलें उगाएं और 3-3 फसलें उगाएं और उनको एकत्रित करके एक जगह संयुक्त रूप से पहुंचा करके बेचें। हमें समूह में, मेरा जो सबसे बड़ा जोर है किसानों के लिए कि आप संगठित रहिए। क्योंकि मैं इससे पहले जब मैं किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष हुआ, क्षेत्रीय अध्यक्ष हुआ, तो तब एहसास हुआ कि लोगों को, जो लोग संगठित नहीं हैं, आप तो इससे पूर्व देखते थे कि ये इस समय तो चलिए सरकार की व्यवस्था है कि यदि एक ट्रांसफार्मर जल गया तो लोग अपना चुपचाप बैठ जाते थे, और जब संगठित होकर के निकलते थे तो उनका वही काम होता था। तो हम केवल धरना, प्रदर्शन, आंदोलन के लिए ही संगठित क्या होंगे क्या? किसानों की सिर्फ इतनी जिम्मेदारी नहीं है। अब हमें धरना, प्रदर्शन, आंदोलन की कोई बहुत बड़ी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें खाद भी समय से मिल रही है, हमें पानी भी समय से मिल रहा है, हमें बिजली भी समय से मिल रही है, और अधिकारियों पर कहीं ना कहीं सरकार अंकुश भी लगा रही है। यदि किसी भी अधिकारी की आप सही जगह पर शिकायत करेंगे, यदि किसी भी अधिकारी ने किसान के हितों की अनदेखी की है और यदि उस अधिकारी की सही जगह पर शिकायत हो गई तो उस अधिकारी का भी बेड़ा पार है, उसको निपटना तय है, उसका सस्पेंड होना तय है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना तय है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारी समस्याएं धरना, प्रदर्शन, आंदोलन की ख़त्म है। उसके लिए हमें बहुत जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमें अब संगठित होकर के, अपने आप को संगठित रखते हुए हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए कि इस संगठन को, हम इतना अपने संगठन को, समूह को मजबूत करें। जो गांव में समूह, महिला समूह चलते हैं, उन समूहों के बारे में वो उनका अपना अलग काम है। छोटे छोटे हम भी अपने समूह बना करके खेती की तरफ से समूह बनाएंगे, खेती वालों 10, 15, 20। और ये भी नहीं कहता कि आप, मेरा कहने का मतलब है, आज चूँकि क्या बताए पता नहीं, नेटवर्क नहीं साथ दे रहा, खैर फिर किसी दिन बात करेंगे। आज चूँकि बात बहुत अच्छी हो नहीं पा रही है, अधूरी बात रह जा रही तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना भी समय है उस समय हम आपके बीच ही में ही रहेंगे। आज नेटवर्क साथ नहीं दे रहा है। मेरे कहने का मतलब कि हम समूह के माध्यम से तमाम ऐसे काम करेंगे। और जैसे अभी मैं बता रहा था कि एक ट्यूबवेल की ज़रूरत है और वहाँ 3 ट्यूबवेल लगे हुए हैं, उसका भी हमारा नुकसान हो रहा है, उसको भी हमें बचाना चाहिए। हम संगठित होकर रहेंगे, समूह में चलेंगे तो एक ट्यूबवेल से हमारा काम चलेगा, हमारी बिजली बचेगी, हमारा समय बचेगा। हमें यदि हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि मान लीजिए कोई सरकारी योजना के बारे में जानकारी करनी है तो यदि समूह में तो एक व्यक्ति कोई भी चला गया, 20 लोग निकलेंगे, 10 लोग, जो भी जितने का समूह है तो सब अलग अलग निकलेंगे, तो 10 लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है, एक लोग ही जब कभी आवश्यकता पड़े तो समूह में आप जा सकते हैं। यदि कोई, अब समूह का एक दूसरा लाभ भी ये है कि यदि हम समूह में रहेंगे तो शायद हम अपने आप को ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा मजबूत मानेंगे, ज़्यादा रहेंगे, मानेंगे नहीं, रहेंगे। इसलिए मेरा अपना जो सबसे बड़ा इस आत्मनिर्भर बनने की ओर जो कदम बढ़ाने का जो सुझाव है, जो सबसे बड़ा सुझाव है कि हमें सबसे पहले अपने आप को संगठित, यानी दूसरे भाषा में कहते समूह में रहने की आवश्यकता है। हम समूह में रहेंगे। हम अभी जैसे देखते हैं कि हम गौवंश, अनाथ गौवंश गाँव में टहलता है। हम अभी देखते हैं कि जैसे अनाथ गौवंश इस समय बहुत समस्या है किसानों की। मैं एक गाँव का उदाहरण देना चाहता हूँ। ऐसे बैठे थे लोग, वहाँ पे नाराज़गी व्यक्त करने लगे सरकार के प्रति कि
भाई सरकार तो आप लोगों की मंशा है, सनातन संस्कृति की एक मंशा है, सनातन संस्कृति का एक ये हिस्सा है गौवंश की सेवा करना, गौवंश की रक्षा करना। तो सरकार अब चूँकि सनातन धर्म के मानने वालों की है तो स्वाभाविक है वो गौवंश की हत्या पे रोक लगाएंगे। तो उन्होंने कहा, तो हमने ऐसे ही पूछा यहाँ कितने गौवंश हैं, तो बोले 10-15। हमने कहा 50 लोग मिल करके 15 गौवंश रख बांध लीजिए अपने अपने दरवाजे पे, तो समस्या खत्म हो गई। तो उसे भी आप समूह में माने, यानी 15 लोग मिल करके, नहीं 15 के 15 लोग जाते थे कहाँ, खेत में रात भर रखवाली करते थे, और 15 लोगों ने अल्लाह लगा के अपने घर पे बांध लिया, कोई दिक्कत खत्म हो गई। आप जैसे आत्मनिर्भर के लिए यद्यपि एक थोड़ा सा कठिन विषय है, क्योंकि मैं माननीय सुभाष पालेकर जी के एक सेमिनार में गया था और मेरे साथ कुछ किसान को लगा कि अरे भाई इस तरह की खेती कौन करेगा। मैंने कहा इसका ट्रायल किया जा सकता है, खैर नहीं कर पाए। अब वही खेती, वही पद्धति, वही परंपरा हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष माननीय रमाकांत त्रिपाठी जी, वो अपने कुछ किसान मित्रों के साथ उसी पद्धति से प्राकृतिक खेती करने का एक उन्होंने बीड़ा उठाया और वो शुरुआत किए। हमारा आपका धान बिकेगा 20 रुपए में, उनका बिकता है चावल 100 रुपए में, प्राकृतिक तरीके से करते हैं। और अब हमें प्राकृतिक खेती करना है तो जिस गौवंश को हम बोझ समझ रहे हैं, उस गौवंश के बगैर बिना लागत के प्राकृतिक खेती कर भी नहीं सकते। प्राकृतिक खेती का मतलब है आने वाले दिनों में, अभी मैं आदरणीय पांडे जी से भी अनुरोध करूंगा, अपने संयोजक महोदय जी से, कि हम माननीय सुभाष पालेकर जी का एक, यद्यपि बुंदेलखंड में उनका अच्छा प्रभाव है सुभाष पालेकर जी का, और फतेहपुर में भी काफ़ी लोग उनकी पद्धति से खेती करते भी हैं। एक बड़ा सा सेमिनार करके हम क्यों न परंपरागत तरीके से प्राकृतिक खेती करने के लिए लोगों को जागरूक करें, और बिना लागत के। प्राकृतिक खेती मतलब बिना लागत की, कोई लागत नहीं लगना, आपको पानी लगाना है, पानी भी वो थोड़ा से अपने तरीके से सींचने के लिए कहते हैं। तो ये भी एक हमारी प्राकृतिक खेती से भी हमारे खेती करने की एक विधि है। इस विधि से भी यदि हम खेती करेंगे तो निश्चय ही हमारी लागत घटेगी। अब मान लीजिए जैसे हमारे एक मित्र ने कहा कि भाई खेती यदि फर्टिलाइजर से और सब इससे करते हैं तो 8 कुंटल 7 कुंटल गेहूँ होता है। आप प्राकृतिक तरीके से करेंगे 4 कुंटल होगा, लेकिन आपका ये गेहूँ 20 रुपये किलो बिकता है तो वो 40 रुपये में बिकेगा। ये धान यदि चावल इसका 30 रुपये में बिकता है तो उसका 70 रुपये में बिकेगा, ये गारंटी है। इसका गुड़ यदि आपका 50 रुपये में बिकता है तो उसका गुड़ 100 रुपये में बिकेगा। हाँ, लेकिन इसके लिए जब आप संगठित रहेंगे, संगठित तरीके से चलेंगे, यदि हमारा संगठन बन गया, उसकी हमें मार्केटिंग करने के लिए बहुत ऐसे लोग हैं। मैंने कहा ना, इस देश के अंदर 40% लोग ऐसे हैं जिन्हें अच्छा केमिकल रहित, केमिकल नहीं होना चाहिए, उसमें शुद्धता की गारंटी होनी चाहिए। और यदि ऐसा अन्न, ऐसा दूध, ऐसा घी, ऐसा तेल यदि लोगों को मिल रहा है तो उन्हें खाने में कोई गुरेज नहीं है। वो महंगा खाएंगे, बाजार से 2 गुने रेट पे खरीद के खाने के लिए तैयार हैं। उन्हें स्वास्थ्य की चिंता है, क्योंकि पिछले 70 वर्षों में इस देश के अंदर जो किसानों की डेयरी की जो दुर्गति हुई है, उसका सिर्फ एक कारण है कि इस देश के अंदर सिंथेटिक दूध बनने लगा और हमारा किसान तबाह हो गया। लेकिन अब लोगों को पता चल चुका है, लोग समझ भी रहे हैं कि सिंथेटिक दूध से कितनी शरीर को नुकसान होता है, कितनी हानियां होती हैं, लीवर, किडनी, गुर्दे, जाने क्या क्या सब डैमेज होते हैं शरीर में। यानी वो शरीर को डैमेज ही करने का काम करता है। लेकिन लोग मजबूरी है कि करें क्या, उन्हें विश्वास नहीं है कि भाई जिससे हम ले रहे हैं दूने रेट पे वो भी अच्छा देगा। इसलिए हमें अपनी किसानों को अपनी गुडविल बनानी होगी, एक समूह बनाना होगा, और उस समूह के माध्यम से हमें अपने प्रोडक्ट, अपने कृषि उत्पादों की मार्केटिंग करनी होगी। और हमें नए तरीके से, आधुनिक तरीके से, ये नहीं है हम कि बैलगाड़ी में जब चलते थे, अब हम बैलगाड़ी में नहीं चलते, हम अब कार में चलते हैं। हमारे किसान मोटरसाइकिल से, कार से चलते हैं, तो हमें भी अब कोई बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन आत्मनिर्भर जो ये विषय है, ये सच है कि हमें आत्मनिर्भर हम हैं,
कोरोना संकट काल में आपने देखा होगा कि यदि कोई मजे में चैन की बंसी बजाता था तो किसान था, हाँ ये सही है कि थोड़ी सी परिस्थितियाँ बिगड़ी, कहीं कहीं पे सब्जी के दाम गिर गए, सब्जी नहीं तो सब्जी यदि सस्ती बिकी, सब्जी के रेट थोड़े कमज़ोर हुए तो उसका कारण कोरोना से ज़्यादा कोई दूसरा कारण है। मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता और न इस कार्यक्रम में उस विषय की चर्चा करना चाहता हूँ, उसका विषय कोई और है। और उस विषय को भी समाप्त करने के लिए आपका ये यदि ये समूह रहेगा तो ये भी उसी विषय को ख़त्म करेगा जिस विषय की वजह से हमारे किसानों, सब्जी पैदा करने वाले किसानों की कुछ क्षति जो हुई है, यदि हम संगठित तरीके से रहेंगे तो वो विषय भी भविष्य में आने वाला नहीं है। हम केले की खेती करेंगे, पपीते की खेती करेंगे, गन्ने की खेती करेंगे, हम क्यों गन्ना अपना मिल में देने के लिए जाएंगे, हम गुड़ बनाएंगे, उसको बिल्कुल केमिकल दिखेगा नहीं उसमें कहीं, बिल्कुल ईमानदारी से बना के देंगे, उसका रंग रूप लोग नहीं देखते हैं, गुड़ देखते हैं शुद्ध है, खा लेंगे। मार्केट में 50 रुपए किलो का बिकता, आपका 70 रुपए में बिकेगा, 80 रुपए में बिकेगा हमें। लेकिन इसके लिए हमें पहले खुद भी पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ खुद ईमानदार होना पड़ेगा और अपने आप को संगठित करना पड़ेगा। मैं पहले भी कह चुका हूं कि यह देश कृषि और ऋषि परंपरा पे चलने वाला देश है और हमारी जो कृषि परंपरा थी, प्राचीन कृषि परंपरा, वो यही थी, समूह में थी, संगठित। गांव के गांव एक साथ रहते थे, जिनके पास खेती नहीं थी वो भी खाते थे, जिनके पास खेती रहती थी वो भी उनको खिलाते थे, जिनके पास खेती थी सब अपनी अपनी व्यवस्था सब करते थे। और इसलिए बड़े काश्तकार बचे नहीं हमारे सामने, सिर्फ यही एक विकल्प बचा है कि हम 10-10, 15-15 लोगों किसानों का एक समूह बनाएं, उस समूह के माध्यम से अपने उत्पादन को शहरों तक, नगरीय क्षेत्रों तक पहुंचाएं, अपने उस उत्पादन को सही जगह तक पहुंचाएं जो उस उत्पादन का महत्व समझते हैं। मैं एक बार पुनः कहूँगा कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार बन गई तो राम राज्य आ गया, लेकिन पहले की अपेक्षा कहीं ना कहीं परिवर्तन हुआ है। पहले मैं भी किसानों की लड़ाई लड़ता था, देखता था कि एक ट्रांसफार्मर जलने के बाद उस ट्यूबवेल से, उस ट्रांसफार्मर से, क्योंकि गांव में एक ट्रांसफार्मर से 3 या 4 ट्यूबवेल चलते थे, 4 ट्यूबवेल वाले मिलकर के जब चंदा पैसे इकट्ठे करते थे, चंदा इकट्ठे करते थे और भ्रष्ट अधिकारियों को देते थे, तब उनका ट्रांसफार्मर बदला जाता था। मैं अपनी एक घटना बता रहा हूँ। मेरी एक बैठक थी, क्षेत्रीय अध्यक्ष के नाते मुझे एक इटावा में बैठक लेनी थी, तो लोगों ने एक शिकायत की। वही शिकायत इटावा जनपद से मिली जो फतेहपुर में होती थी कि विभाग, यदि ट्रांसफार्मर किसान का जल जाता है तो विभाग 5,000 रुपये से कम लेता नहीं है। मैंने कहा सपा की सरकार है और पूरी सरकार यहाँ इटावा से चल रही है, फिर भी यहाँ भी ये समस्या है। लोगों ने कहा कुछ नहीं। तो मुझे उस दिन एहसास हुआ कि शायद किसानों के साथ ये समस्या पूरे प्रदेश में है। हम सबका सौभाग्य है कि सरकार आपकी अपनी इस समय सरकार है। मैं फिर एक बार पुनः कहूँगा कि मैं ये दावा तो नहीं करता कि नहीं सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि यदि किसी अधिकारी ने किसी भी किसान के साथ अन्याय किया है और यदि उस किसान ने सही तरीके से अपनी शिकायत कर दी तो फिर उस अधिकारी का भी कल्याण होने वाला नहीं है। वो उस अधिकारी का निलंबन, सस्पेंशन सब कुछ हो सकता है, क्योंकि इससे पूर्व अनेक ऐसे लोग थे, बहुत ऐसे लोग थे, बहुत अधिकारियों को लगता था कि अरे सरकारें हैं आती जाती रहती हैं, इसी तरह करती रहती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा था कि हमें अपने आचरण में इन अधिकारियों को थोड़ा सा सुधार ले आइए। आप भी तमाम, मेरी जो जानकारी में है, इस देश के अंदर आधे से अधिक अधिकारी किसान के बेटे हैं, लेकिन ये भी एक दुर्भाग्य है कि जब वो किसान का बेटा अधिकारी बनता है तो सबसे पहले वो किसको बुरा देखता है, किसान को देखता है। उसकी नज़र में लगता है कि अरे ये सब फालतू है। हमारे एक नेताजी हैं, वो अक्सर करके किसानों की बुराई करते रहते हैं, तो कभी कभी हम उन लोगों के बीच में आपस में नोक झोंक भी हो जाती है कि यानी हमारे बारे में, जैसा आदरणीय प्रवीण जी ने इसका विषय रखा आत्मनिर्भर, अरे हम आत्मनिर्भर हैं। हम जानते हैं पिछले 70 वर्षों से, 70 वर्षों से कि हमें अपनी लागत का 70% ही वापस मिलता है और फिर भी हम किसानी करते हैं, खेती करते हैं और इस देश के लोगों की जीविका को चलाने का काम करते हैं। इसलिए हम आत्मनिर्भर भी हैं
हम बड़े दिलवाले भी हैं, किसान बड़े दिलवाला व्यक्ति है। मुझे याद है 2012-13 में करीब लगभग 1 लाख हेक्टेयर से अधिक ज़मीन को किसानों ने छोड़ दिया कि नहीं हम खेती नहीं करेंगे। कारण मालूम है क्या हुआ था उस समय? जिस समय इस देश की कांग्रेस सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज माफ़ किया था, वो कर्ज, मैं तो ये कहता था कि वो किसानों का कर्ज जो माफ़ हुआ तो माफ़ हुआ, वो तो बड़े बड़े बैंकों को दिवालिया होने से कांग्रेस ने बचा लिया। मैं उस विषय पे बहुत नहीं जाना चाहता, इनके भ्रष्टाचार की बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि किसान मित्रों, यदि हम संगठित रहेंगे तो स्वयं ही आत्मनिर्भर बनेंगे। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि आज के दिन हम संगठित रहते रहते अपने आप को मजबूत करें। गांव में यदि किसी भी गांव से 10 श्रमिक मजदूर बाहर जाते हैं तो उनके लिए क्या हम गांव में छोटे छोटे, सरकार ने इस समय तमाम ऐसी योजनाएं चलाई हैं कि तो क्या उनके लिए हम छोटे छोटे कोई उद्योग धंधे लगा सकते हैं जिसमें 2 लोग 4 लोग 5 लोग काम करें। डेयरी पालन मान लीजिए कोई करना चाहता है, ईमानदारी से डेयरी पालन करे, पशुपालन करे, बकरी पालन भी कर सकते हैं, भेड़ पालन भी कर सकते हैं, मुर्गी पालन भी कर सकते हैं। खेती के लिए आप सब्जी का ठेला भी कहीं लगा सकते हैं, नगरीय क्षेत्रों में या गांव में भेज सकते हैं किसानों की सब्जी ले जा करके। तो हम एक तरह से सब सामूहिक रूप से ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आत्मनिर्भर, और ये भी नहीं है मैं कहता कि नहीं किसान आत्मनिर्भर बने और जो कामगार मजदूर है वो यूं ही भटकता रहे। सबको सामूहिक रूप से लेकर के चलने में, और उसका एक ये भी तरीका हो सकता है कि यदि हम किसान, ये 10 किसान अपने साथ सामूहिक रूप से खेती कर रहे हैं, अपनी अपनी खेती कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं, तो क्या हम बाहर से आए हुए अपने 2, 4, 5 गांव में कामगार जो श्रमिक हमारे बाहर रहते थे और जो इस समय बेरोजगारी की अवस्था में, यद्यपि वो है नहीं, उनके पास मनरेगा का भी काम है, तमाम तरह की योजनाएं हैं, तो क्या हम उनको भी जोड़ सकते हैं अपने साथ? हम जोड़ेंगे भाई, हो सकता है उनमें कोई दूध लेके जाने वाला मिल जाए आपको, कोई सब्जी बेचने वाला मिल जाए आपको। नहीं बेचता, नहीं जाता, तो सबसे पहले यदि किसान को स्वावलंबी बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो उसको अपनी फसल बेचने के तरीके सीखने होंगे। आप देख सकते हैं कि यदि गेहूं और धान सरकारी क्रय केंद्रों में न जाए तो जिस तरह से अन्य फसलों का, यदि हम शहरों में यदि सब्जी 20 रुपए किलो का आलू आज खरीद रहे हैं तो किसान के यहाँ से 15 रुपए में, 12 रुपए में ही चलता है। तो हम ये नहीं कहते कि चूँकि उस पर भी और तमाम लोग शामिल हो जाते हैं, व्यापारी हो जाते हैं, बेचने वाले हो जाते हैं, जो ठेला लगाता है सब्जी का वो भी शामिल हो जाता है। तो हम क्यों ना एक ऐसी कोई व्यवस्था लागू करें कि जो हुआ उन्हीं में से कोई एक आदमी बेच देगा, उन्हीं में से 2 आदमी 3 आदमी, जो अपनी कालखंड परिस्थितियों के हिसाब से जो भी हमें दिखेगा वो आप करें। मेरा अपना जो मानना है, मेरे जो अपने सुझाव हैं, यद्यपि आज थोड़ा से नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कई बार बीच में बात अधूरी रह गई और बात पूरी नहीं हुई। तो जैसे माननीय सुभाष पालेकर जी के लिए भी मैं कह रहा था, और मैं अपने बड़े भाई आदरणीय रमाकांत त्रिपाठी जी से भी बात करूंगा कि एक सेमिनार यहाँ जनपद फतेहपुर में भी हो और बुंदेलखंड में भी 1-2 जनपदों को मिला करके हम लोग ऐसे सेमिनार करें। प्राकृतिक खेती पे भी हमें जोर देने की आज आवश्यकता है। यदि हम प्राकृतिक खेती करेंगे तो हमारी लागत घटेगी और विश्वास कीजिए हमारा मूल्य कम नहीं होगा। हम, हाँ ये सही है कि फर्टिलाइज़र से हम 10 कुंटल धान पैदा करते हैं, तो प्राकृतिक खेती से शुरुआती दौर में 1-2 साल 5 कुंटल, धीरे धीरे करके जब हमारी थोड़ा से खेती में एक बार भी अचानक अगर खाद आप कम कर देंगे तो पैदावार स्वाभाविक घट जाएगी। लेकिन जब 2-3 साल धीरे धीरे करके फिर वो पैदावार उसी स्थिति में हो जाएगी। और इसके अलावा तमाम ऐसे तरीके हैं, बहुत ऐसे तरीके हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हैं जिनको हम लोग अपना करके स्वावलंबी भी बनेंगे। अभी गांव में हमारे जो सक्षम किसान हैं, बहुत ऐसे किसान भी हैं जो थोड़ा सा सक्षम हैं, क्या वो छोटे छोटे लघु उद्योग धंधे, गिलास बनाने का काम, कप प्लेट बनाने का काम जो एक फाइबर के बनते हैं, जैसे अन्य जो काम है, क्या वो कर सकते हैं? यदि वो करने में सक्षम हैं तो ज़रूर वो करें। हम अपने गांव में 1 या 2 इकाई बना करके, मुझे लगता है कि गांव में 1 या 2 पक्ष होते हैं, 2 पक्ष से ज़्यादा नहीं होते,
तो दो पक्षों में क्यों ना दो ग्रुप बना करके हम अपना अलग अलग तरीके से और प्रयास ये करें। सबसे पहले तो मेरा तो मानना है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि गांव में सिर्फ एक पक्ष होना चाहिए। सारे जो ये चूँकि जो झगड़े हैं, ये फसाद हैं, ये सब कहीं ना कहीं जो होते रहते हैं, इनको ख़त्म करना चाहिए। और यदि हम संगठित तरीके से रहेंगे, समूह में रहेंगे, तो विश्वास कीजिए आने वाले दिनों में हम आत्मनिर्भर, जो हमारा लक्ष्य है, जो सरकार का लक्ष्य है, उस आत्मनिर्भरता की ओर हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि समय भी पूरा हो चुका है और जो भी बातें शेष हैं, फिर यदि आदरणीय पूर्ण जी की इच्छा हुई, यदि वो उन्होंने फिर कभी बुलाया, बात रखने का अवसर दिया, तो हम अपनी बात पुनः एक बार रखेंगे। मैं आप सबसे विदा लेते हुए अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।